हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे एक तरह से हम कहें नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, दैट इज रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया दैट वाज रिलेटेड टू लीनियर मोशन। अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट इज अबाउट रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। तो सबसे पहले हम समझें कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, समझाया गया है उसको। तो रिजिड बॉडी क्या है? तो रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी रिजिड कहलाती है जिस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बावजूद भी उस बॉडी में अगर कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होती है, या हम कहें उस बॉडी के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहे, तो ऐसी बॉडी हमारी क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी कहलाएगी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी, व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी, द बॉडी is said to be rigid, is said to be rigid when it does not produce deformation, when it does not produce deformation, or we can say the distance, or we can say the distance between any two points, the distance between any two points does not change if the body is acted upon some external force। ठीक है, ये है रिजिड बॉडी की डेफिनेशन। कोई भी रिजिड बॉडी है उसको कोई भी बॉडी है उसको रिजिड तभी हम कह सकते हैं जब तक कि वो कोई भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना करे। अगर उस बॉडी पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है, उस बॉडी पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, तो उस फोर्सेस के ऐड करने की वजह से बॉडी के अंदर कुछ भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो। और डिफॉर्मेशन अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इट मीन्स उस बॉडी के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा फिक्स होगी। तो ऐसी बॉडी हमारी क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी कहलाएगी। ठीक है, और हमें इसी तरह की रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन पर स्टडी करनी है। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि बॉडी, कोई भी बॉडी रिजिड कब होगी। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी डिफॉर्म हो गई, इट मीन्स उनके बीच उस बॉडी के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ऐसी बॉडी फिर हमारी रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी। जैसे कि आपका कोई रबड़ की बॉल है, उस पर अगर आप प्रेस करें तो वो क्या होती है? डिफॉर्म होती है। देन दैट रबड़ बॉल विल नॉट बी एज्यूम्ड एज ए रिजिड बॉडी, क्योंकि उस पर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफॉर्म हो जा रही है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम एक आयरन की बॉल ले लें या एक स्टोन की बॉल ले लें और उसको दबाएं तो उसमें कोई भी कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह की बॉडी को हम रिजिड बॉडी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो रिजिड बॉडी से रिलेटेड है, होपफुली कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। जब कोई रिजिड बॉडी आपकी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके जो रोटेशनल और लीनियर पैरामीटर्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें।
चलिए अब हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर रोटेशनल मोशन। relationship between linear and angular parameters of rigid body under rotational motion, under rotational motion। ठीक है, अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि जो रिजिड बॉडी अगर रोटेशनल मोशन के अंतर्गत है तो उसके जो लीनियर और रोटेशनल पैरामीटर्स हैं उनके बीच में क्या सा रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं। उसी चीज़ को थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे और फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है, मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है और वो जो है जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, तो उस रिजिड बॉडी में कोई भी पॉइंट ले लें अगर आप, तो अगर रिजिड बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उस रिजिड बॉडी में सारे पॉइंट्स क्या होंगे, किसी एक पॉइंट की मोशन को अगर हम विजुलाइज करें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के उस रिजिड बॉडी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लें और उसकी मोशन को अगर हम विजुलाइज करें तो हम देखेंगे कि वो पॉइंट जो है एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। ठीक है, जब भी रिजिड बॉडी और किसी एक्सिस के अबाउट, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है तो उसमें प्रेजेंट सारे पॉइंट्स एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहे होते हैं, जिसका सेंटर क्या होता है, वो एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट आपकी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। तो चूंकि ये रिजिड बॉडी चूंकि जेड एक्सिस के अबाउट जो कि फिक्स है उसके अबाउट रोटेट कर रही है तो उसमें प्रेजेंट मतलब उस रिजिड बॉडी में प्रेजेंट सारे के सारे पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहे होंगे, जिसका सेंटर क्या होगा, जिसका सेंटर जेड एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, जिसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा जो कि जेड एक्सिस है। ठीक है, और जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे, जिनका सेंटर क्या होगा, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा जो कि जेड एक्सिस है यहाँ पर। और ये सारे के सारे सर्कुलर पाथ जो होंगे वो सारे आपके उस प्लेन में लाई करेंगे जो कि जेड एक्सिस की परपेंडिकुलर है। तो जेड एक्सिस की परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा दैट इज एक्स वाई प्लेन या उसके पैरेलल प्लेन। ठीक है, तो इस रिजिड बॉडी के जो हमने यहाँ पे बना रखा है जो कि जेड एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसमें प्रेजेंट सारे पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ पे घूमते रहेंगे किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो कि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और इन सारे पॉइंट्स की जो सर्कुलर पाथ है उसका जो सेंटर होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा, जेड एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। कोई भी रिजिड बॉडी है वो जिस एक्सिस के अबाउट, जिस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट कर रही है तो उस रिजिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट सारे पॉइंट्स का जो पाथ ऑफ मोशन होगा वो सर्कुलर होगा और उसका सेंटर क्या कहाँ लाई करेगा, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा। ठीक है, और वो सारे के सारे पार्टिकल्स जिस प्लेन में आपके सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे होंगे वो सारे के सारे प्लेन क्या होंगे, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर रहे हैं कि इफ ए रिजिड बॉडी, पहला पॉइंट ये, इफ ए रिजिड बॉडी rotates, if a rigid body rotates about a fixed axis, then all points on the rigid body performs circular motion perpendicular to the axis of rotation and center of circular path lies on the axis of rotation. ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी अगर आपकी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उस रिजिड बॉडी के प्रोजेक्ट सारे के सारे पॉइंट्स एक सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहेंगे, जिसका सेंटर उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा, और जिस प्लेन में वो रोटेट कर रहे होंगे सारे पार्टिकल्स, वो प्लेन क्या होगा, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। इसी को मैंने इस पॉइंट में कवर किया है। ठीक है, अच्छा, अब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को उस रिजिड बॉडी में पकड़ते हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे लीनियर और रोटेशनल मोशन के बीच। तो इसको हम मिटाते हैं फटाफट। ठीक है, मान लीजिए कि हमने कोई एक पॉइंट इस रिजिड बॉडी में पकड़ लिया जो कि उसके एक्सिस से r रेडियस से सर्कुलर पाथ पर घूम रही है z एक्सिस के अबाउट। ठीक है, हमने इस रिजिड बॉडी में कोई पॉइंट P पकड़ लिया जो कि इस बॉडी के रोटेशनल एक्सिस जो कि z एक्सिस है उससे r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो यही जो r हो जाएगा उस पॉइंट P जो रिजिड बॉडी में है उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट P होगा, जब रिजिड बॉडी आपकी रोटेट कर रही होगी तो पॉइंट P क्या होगा, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा होगा r रेडियस के। ठीक है, तो हम इस पॉइंट P को हमने यहां पर दिखा रखा है, इस पॉइंट P को। ठीक है, जो कि ये पॉइंट जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, और ये आपका z एक्सिस हो गया, इसी एक्सिस के अबाउट जो है ये पॉइंट P घूम रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट P जो है t टाइम में t टाइम में जो सर्कुलर पैराफेरिक एलॉन्ग s डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, और t टाइम में जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है। ठीक है, तो आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं if the rigid body, if the point P rotates by angular position, rotates by angular position theta in time t,
इन टाइम t, ठीक है। ये पॉइंट P जो है t टाइम में थीटा एंगल हो गया, तो सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का अपॉन रेडियस, r की लेंथ क्या है, s, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू थीटा इंटू r, s इज इक्वल टू थीटा इंटू r। अच्छा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, differentiate both sides with respect to time, तो आपका क्या आ जाएगा, with respect to time, तो आपका क्या है, ds अपॉन dt इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt इनटू r। r क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, वो तो फिक्स रहेगा, वो तो चेंज नहीं कर रहा है। टाइम के साथ बस आपका क्या चेंज कर रहा है, एंगुलर पोजीशन और जो सर्कमफरेंस के अराउंड चली गई डिस्टेंस है, मतलब r की लेंथ, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। टाइम के साथ बस आपके पॉइंट P के बस दो ही पैरामीटर्स चेंज होंगे, एक तो एंगुलर पोजीशन और r की लेंथ। तो ds अपॉन dt क्या है, ds अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो आपको क्या दे देगा, ये लीनियर स्पीड दे देगा। और d थीटा अपॉन dt क्या है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, तो वो क्या दे देगा आपको, एंगुलर स्पीड इज इनटू r। तो ये तो हमने सर्कुलर मोशन में भी हमने ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करवाया था लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में, v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा जो हो गया, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, ठीक है। लीनियर स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द रिजिड बॉडी एट एनी टाइम t, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी पॉइंट का रिजिड बॉडी पर उसकी लीनियर स्पीड और उस इंस्टेंट पे जो एंगुलर स्पीड और रेडियस के बीच में रिलेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट रोटेशनल एक्सिस से, कोई पॉइंट रिजिड बॉडी पर रोटेशनल एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, तो r डिस्टेंस पर होगा तो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में लगातार घूमता रहेगा। अगर रिजिड बॉडी जो है उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, लगातार वो एंगुलरली एक्सेलरेटेड है, ठीक है, तो एंगुलर स्पीड टाइम चेंज करेगा, तो उस जो पॉइंट है उस पॉइंट का स्पीड भी लगातार, जो लीनियर स्पीड है वो लगातार चेंज करता रहेगा। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो लीनियर स्पीड होगी उस पार्टिकल की, दैट विल बी v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा हो जाएगी, ठीक है। अब फर्दर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट above with respect to टाइम, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, dv by dt इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt इनटू r। तो dv by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट गिव्स यू द लीनियर एक्सेलरेशन a, और d ओमेगा अपॉन dt क्या है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, दैट गिव्स यू द एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब उसको हम अल्फा से डिफाइन करते हैं, अल्फा इनटू r। तो a इज इक्वल टू r इनटू अल्फा, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन linear acceleration and angular acceleration of the of any point on the rigid body, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर और कोई रिजिड बॉडी में कोई पॉइंट जो कि उसकी रोटेशनल एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो उस पॉइंट का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू r इनटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो हर एक पॉइंट के लिए रिजिड बॉडी पर सेम होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट, चूंकि हर एक पॉइंट सेम टाइम इंटरवल में, चूंकि हर एक पॉइंट सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हर एक पॉइंट का किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो एंगुलर स्पीड होगी वो तो सेम होगी, साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। केवल क्या वैरी करेगा, रिजिड बॉडी पे पॉइंट्स का उनकी लीनियर स्पीड वैरी करेगी,
चूंकि उनकी जो रोटेशनल एक्सिस जो डिस्टेंस है वो वैरी कर रही है, इसलिए लीनियर स्पीड वो वैरी करेगी और साथ साथ में लीनियर एक्सेलरेशन वैरी करेगा। जैसे जैसे उनका रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस वैरी करेगा तो लीनियर स्पीड भी वैरी करेगी और लीनियर एक्सेलरेशन भी वैरी करेगा, लेकिन सारे पॉइंट्स का क्या सेम होगा, एंगुलर स्पीड सेम होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, ये बात को आप दिमाग में बैठा लें। अच्छा, ये आप कहोगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, चूंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीनियर जो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस थे जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा था। लेकिन अगर कोई बॉडी अंडर रोटेटरी मोशन है तो उसके लिए क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, तो रोटेशनल मोशन के अंतर्गत भी आपका तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो जैसे कि उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में u जो था दैट इज द इनिशियल स्पीड, a इज द एक्सेलरेशन एंड v क्या था, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t। तो सेम इसी तरह से रोटेशनल मोशन में इनिशियल स्पीड नहीं होगी, वहाँ पे इनिशियल एंगुलर स्पीड हो जाएगी, मतलब उसको हम ओमेगा नॉट बोलेंगे। वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, अल्फा होगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ओमेगा जो होगा दैट इज द एंगुलर स्पीड आफ्टर टाइम t। तो मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रोटेशनल मोशन का इक्वेशन। सेकेंड रोटेशनल मोशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर ले। चलिए, फर्स्ट रोटेशन इक्वेशन ऑफ मोशंस, तो आप फास्ट चलेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर रोटेशनल मोशन, अंडर रोटेशनल मोशन, अंडर रोटेशनल मोशन। ठीक है, पहला तो हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड होती है दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है आपका, डी ओमेगा अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा डी टी। डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। इफ इनिशियल एंगुलर स्पीड, if initial angular speed is omega naught and after time t its angular speed becomes ओमेगा। ठीक है, अच्छा, ओमेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी ओमेगा को कहां से, इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा है, फाइनल कितनी हो जाती है, ओमेगा हो जाती है, इनटू अल्फा 0 to t dt, क्योंकि अल्फा क्या है, एंगुलराइजेशन है, दैट इज कांस्टेंट फॉर रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी जो है एक कांस्टेंट एंगुलराइजेशन से रोटेट कर रही है, where alpha is angular acceleration of the rigid body, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, इसको हम मिटाते हैं ऊपर वाला, आपका क्या आ जाएगा, अगर आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू आ जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा टी आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। Omega naught is the initial angular velocity, alpha is the angular acceleration, and omega is the angular speed of the rigid body after time t. अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है? इसको आप नोट डाउन कर ले पॉज करके, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन देख लेते हैं। सिंपली जैसे हमने लीनियर मोशन के लिए जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किया था, सेम वैसे ही हम कैलकुलस मेथड से रोटेशनल मोशन के लिए भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड होता था, दैट इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स यू द एंगुलर स्पीड, राइट? तो ओमेगा इज इक्वल टू, हमें पता है कि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड। तो आपका क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ठीक है? तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पर क्या रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। तो अगर हमारा इनिशियल एंगुलर पोजीशन जो है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन is theta naught, and after time t angular position becomes theta, then